नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोज़ नई-नई सामाजिक और पारिवारिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कुछ कहानियाँ आपको हँसाएँगी, कुछ रुलाएँगी और कुछ कहानियाँ आपको गुदगुदा जाएँगी। तो चलिए ऐसे ही एक आज भी पारिवारिक कहानी हम शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी है, मेरी बीवी मुझ पर आँख मूंद कर भरोसा करती है, उसे धोखा देना बहुत ही आसान है। सुप्रिया रसोई में काम करती जा रही थी और बुनबुनाती जा रही थी। रुपेश ने हद कर दी। 4-5 घंटे पहले बता रहा है, वह 15-20 मेहमानों को रात के खाने पर बुला रहा है। आज सुप्रिया ने निश्चय कर लिया था, वह रुपेश से बहुत लड़ेगी, छोड़ेगी नहीं उसे। वह ऐसा कैसे कर सकता है? 10 साल हो गए शादी को और उसकी हर मनमानी वह माफ़ कर देती है उसकी एक मुस्कुराहट पर। लेकिन आज उनकी 7 साल की बेटी रूही का जन्मदिन है और वह चाहती थी इस बार बस वो तीनों रूही की मनपसंद जगह पर उसकी पसंद का खाना खाएं। लेकिन रुपेश पक्का भूल गया होगा, अपने काम में इतना व्यस्त रहता है, उसे कुछ ध्यान नहीं रहता, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी सुप्रिया ने अपने ऊपर ओढ़ रखी थी। ध्यान तो रुपेश को कॉलेज के समय से ही बहुत कम बातों का रहता था, लेकिन तब लापरवाही के कारण और अब सुप्रिया को लगता है जिम्मेदारियों के कारण। वह शुरू से ही बहुत व्यवस्थित थी, कामों की लिस्ट बना कर रखती, फिर मजाल है उससे कोई गलती हो जाए। उसका यही गुण शुरू में रुपेश और प्रिया से दोस्ती का आधार बना था। दोनों ही आधुनिक विचारधारा और रहन सहन के आदी, मस्ती और मजाक को जिंदगी का मकसद मानते थे। शुरू में तीनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन कक्षा कार्य के किसी प्रोजेक्ट के लिए तीनों के एक टीम बनी और ऐसा तालमेल बैठा कि वह दोस्ती में परिवर्तित हो गया। सुप्रिया सूची तैयार करती, कहाँ से क्या जानकारी हासिल करनी है। रुपेश घूम कर शोध कार्य करता, जानकारी इकट्ठा करता, फिर तीनों उसको व्यवस्थित करते और जब प्रिया अपनी शानदार आवाज़ और धारा प्रवाह अंग्रेजी में सबके सामने बोलती तो प्रेजेंटेशन बहुत सराहनीय हो जाती। शीघ्र ही तीनों की अच्छी दोस्ती हो गई। सुप्रिया एक मध्यम परिवार से थी, कोई न कोई चिंता करना उसका स्वभाव था, लेकिन रुपेश के मस्तमौला और मजाकिया व्यवहार के कारण वह सब भूल जाती। रुपेश शहर के बहुत बड़े बिल्डर का इकलौता बेटा था, पैसा उसके हाथ का मैल था। प्रिया के माँ बाप का तलाक हो चुका था, वह माँ के साथ रहती थी। पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन रिश्तों से विश्वास उठ गया था। सुप्रिया को पता ही नहीं चला कब वह रुपेश की दीवानी हो गई, लेकिन उसने मन की बात मन में ही रखी। वैसे भी कॉलेज में सबको लगता था रुपेश और प्रिया की जोड़ी शानदार थी, मानो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या फैशन शो में हिस्सा लेते तो दोनों मॉडल से कम नहीं लगते। वह लंबे बालों में तेल चुपड़ कर रखती और सब हंस कर कहते, चूहिया तेल में गिरी है। लेकिन रुपेश और प्रिया ने कभी उसका मजाक नहीं उड़ाया। धीरे धीरे प्रिया की संगत में रहकर थोड़ा स्टाइल तो उसने भी अपना लिया था, फिर भी प्रिया से मुकाबला नहीं कर सकती थी। 3 साल कॉलेज में कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। उसे सबसे अलग होने का बहुत दुख हो रहा था, पर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब रुपेश ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी ऐसा कोई चमत्कार होगा, लेकिन हाँ करने से पहले वह प्रिया से पूछना चाहती थी, कहीं उसके दिल में रुपेश के प्रति प्रेम की भावना तो नहीं। प्रिया ने स्पष्ट कहा कि वह कभी शादी करेगी नहीं और उन दोनों की शादी से उसको बहुत प्रसन्नता मिलेगी। फिर सुप्रिया को चिंता हुई कि रुपेश के मम्मी पापा उसे अपनाएंगे कि नहीं। हैसियत का बहुत बड़ा फासला था, लेकिन उनको तो सुप्रिया इतनी पसंद आई कि झट मंगनी पट ब्याह हो गया। शादी के बाद सुप्रिया का संपूर्ण ध्यान का केंद्र उसकी घर गृहस्थी हो गई और रुपेश ने पिता का कारोबार संभाल लिया। सास ससुर ने माँ बाप से अधिक ममता दी तो सुप्रिया ने भी उनके मान और सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। सास बड़े प्यार से कहती, जानती है शादी के 15 साल बाद रुपेश पैदा हुआ था, बहुत मन्नतें मांगी तब हुआ, लेकिन बिल्कुल नालायक निकला। 2 घड़ी पास नहीं बैठता, कोई सुख नहीं दिया, बस तुझे ब्याह कर सारी शिकायत दूर कर दी। एक बेटी की चाहत थी, वह भी पूरी हो गई तेरे आने से। सुप्रिया की आंखें भीग जाती सास की बातों से, वह और तन्मय होकर उनकी सेवा में लग जाती।
सुप्रिया रुपेश की तरफ कम ध्यान देती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसको मेहमानों और दोस्तों को घर लाने का बहुत शौक था। किसी भी समय फ़ोन करके कह देता, इतने लोगों का खाना बनाना है। समय के साथ इसका परिणाम यह निकला कि सुप्रिया फटाफट स्वादिष्ट भोजन बनाने में ऐसी निपुण हो गई कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते। रूही के जन्म के बाद सुप्रिया की खुशी दुगनी हो गई, लेकिन सासू माँ बीमार रहने लगी। उनके गुजरने के बाद सुप्रिया ने महसूस किया ससुर जी बहुत उदास रहने लगे, बहुत अकेलापन महसूस करते। एक दिन सुप्रिया को अपने पास बुलाकर बोले, बेटा तू बहुत भोली है, तेरी बहुत चिंता रहती है। जब से रूही पैदा हुई है मेरी चिंता दोगुनी हो गई है। सुप्रिया की समझ नहीं आ रहा था, पापा जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वह बोली, रुपेश तो है, फिर चिंता की क्या बात है। ससुर जी बोले, बिटिया तू इतनी ममतामयी है कि सब पर अंधविश्वास कर लेती है। मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ तेरा विश्वास सब पर बना रहे, तुझे कभी कोई तकलीफ न हो। मैंने वकील को बुलाया है अपनी वसीयत बनवाने के लिए। तेरा भविष्य सुरक्षित करना चाहता हूँ, इसलिए इस मकान में आधा हिस्सा तेरे नाम कर रहा हूँ। बस तू मुझसे वादा कर, किसी के भी दबाव में आकर तू अपना हक नहीं छोड़ेगी। सुप्रिया ने ससुर जी को इतना परेशान देखकर वादा कर दिया। 1 साल बाद उनका भी निधन हो गया। रुपेश के ऊपर काम की जिम्मेदारी और बढ़ गई। वो तो गनीमत रही कि उसकी प्रिया से मुलाकात हो गई और वह अपनी नौकरी छोड़कर रुपेश के ऑफिस में काम करने लगी। अब तो जब भी रुपेश दोस्तों को दावत पर बुलाता प्रिया भी आती और घर में बहुत रौनक हो जाती। सुप्रिया बहुत खुश थी कि तीनों दोस्त फिर करीब हो गए हैं। रुपेश ने प्रिया का फ्लैट भी अपने घर के पास ही दिलवा दिया था। खाना बनाते हुए सुप्रिया को लगा बाहर लॉबी में किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। बाहर आकर देखा तो रूही रो रही थी। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ मेरी गुड़िया को, ऐसे क्यों रो रही है। रूही को तो स्कूल के बाद प्रिया के घर जाना था, फिर दोनों मिलकर रूही के लिए एक सुंदर सी फ्रॉक खरीदने जाते। रूही को लगता था प्रिया आंटी की पसंद बहुत अच्छी है, वो कितने सुंदर कपड़े पहनती हैं, लेकिन उसे जल्दी आया देखकर सुप्रिया विचलित हो गई। कहीं रूही की तबीयत तो नहीं खराब हो गई। रूही बोल कुछ नहीं रही थी, बस रोती जा रही थी। जब सुप्रिया ने प्यार से 2-3 बार फिर पूछा तो वह बोली, मैं प्रिया आंटी के पास गई थी, दरवाज़ा खुला था इसलिए सीधे अंदर चली गई। वहाँ पापा भी थे, दोनों हंस रहे थे। फिर आंटी ने पापा को किस किया। वो मेरे पापा हैं ना, आंटी को ऐसे उनके साथ बिहेव नहीं करना चाहिए था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुप्रिया अवाक रह गई, वहीं पड़े दीवान पर बैठ गई। यह रूही क्या कह रही है। बच्ची झूठ तो नहीं बोल सकती, उसे कोई गलतफहमी हो गई है। लेकिन 1 घंटे पहले रुपेश ने कहा था कि वह साइट पर है जहां फ्लैट्स का निर्माण कार्य चल रहा है। चूँकि वह क्षेत्र शहर के बाहरी हिस्से में है तो कम से कम 1.5 घंटा लगता है वहां से यहां आने में। कहीं ऐसा तो नहीं दोबारा मिलने पर रुपेश के मन में प्रिया के लिए प्रेम जागृत हो गया हो, या शुरू से ही प्रिया को चाहता हो और शादी नहीं कर पाया हो उससे। हे भगवान, वह कैसी पागल है, छोटी सी बच्ची की बातों में आकर जरा सी बात का तिल का ताड़ बना रही है। लेकिन नहीं, मन रूही की बातों को नकारने को तैयार नहीं हो रहा था। शायद उसका दिल इस सच्चाई से वाकिफ बस आंखें बंद करके उसे अनदेखा करता था। क्यों रुपेश की हर बात और इच्छा को पूरी करने में जान लड़ा देती है। कुछ असुरक्षा की भावना तो मन में अवश्य थी। आज नन्ही रूही ने आंखें खोल दी। जो गलत था वह इस बच्ची को अच्छा नहीं लगा और वह स्वयं उसे अनदेखा करके अपने मन में सही मान लेती थी। शायद उसके सास ससुर को सच्चाई दिख रही थी, लेकिन वो प्रेम में अंधी बनी हुई थी। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने निर्णय लिया कि अब वह और अपने स्वाभिमान को आहत नहीं होने देगी। उसी समय घर छोड़ देगी, स्थिति का अवलोकन करेगी, भविष्य में क्या करना है निश्चित करके ही रुपेश के सामने आएगी। नहीं तो वह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसकी आंखों पर पट्टी बांध देगा। सुप्रिया ने रसोई में गैस बंद की। खाना आधा अधूरा जैसा बना था वैसा ही छोड़ दिया और अपने कमरे में जाकर तैयार हो गई। रूही की भी स्कूल यूनिफॉर्म बदली, उसे खाना खिलाया और बड़े प्यार से बोली, आज पापा ने गलत बात की, हम उन्हें सज़ा देंगे।
हम दोनों जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे, पापा को नहीं ले चलेंगे। फिर उसने भोला को, जो कि सालों से घर में ही रहता था, उसको बुलाया और कहा, रुपेश जब पूछे तभी बोलना कि पता नहीं मैं कहाँ गई हूँ। सुप्रिया रूही को लेकर बाजार गई, उसकी पसंद की सुंदर सी फ्रॉक खरीद कर उसे पहना दी। फिर दोनों ने रूही की मनपसंद बच्चों की फिल्म देखी और पिज्ज़ा खाया। फोन में देखा 7:30 बजे थे, रुपेश घर पहुंच गया होगा। बिखरा हुआ घर, आधा अधूरा बना खाना देखकर गुस्से से पागल हो रहा होगा। वह सोच ही रही थी कि उसका फ़ोन बजा। रुपेश मिला रहा था। सुप्रिया ने नहीं उठाया। 2 बार किया रुपेश ने फ़ोन। रुपेश सचमुच पागल हो रहा था। आज तक सुप्रिया ने ऐसी लापरवाही कभी नहीं दिखाई थी। उसके साथ प्रिया भी थी, उसे भी आश्चर्य हो रहा था। सुप्रिया ऐसे बिना बताए गायब हो गई। रुपेश ने भोला को आवाज़ लगाई। जब उससे पूछा तो वह भी तन कर बोला, हमें क्या मालूम बहुरानी कहाँ गई हैं। रूही बिटिया बहुत रो रही थी, उसको लेकर चली गई। रूही के नाम से प्रिया को याद आया। हे भगवान, वह बोली, आज रूही जन्मदिन की ड्रेस लेने मेरे पास आने वाली थी, मैं तो बिल्कुल भूल गई। तुम उस समय वही थे, लगता है उसने सब देख लिया, इसलिए सुप्रिया गुस्से में घर छोड़कर चली गई। रुपेश लापरवाही से बोला, सुप्रिया को मनाने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, जरा सा मुस्कुरा कर उसकी तारीफ करूँगा, एकदम बीत जाएगी। लेकिन इस समय क्या करें, इतने सारे मेहमान आने वाले हैं, उनको क्या खिलाएंगे। तुम रसोई में जाकर देखो, भोला की मदद ले लो, कुछ ठीक कर सकती हो तो कोशिश कर लो, आज तो इज्जत बचा लो। प्रिया चिढ़कर बोली, तुम्हें लगता है अपनी डिजाइनर ड्रेस रसोई में जाकर खराब करूंगी? उन्हें होटल लेकर चलते हैं, वहीं खिला देना। रुपेश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसके खास मेहमान थे, बहुत लाभ होने वाला था, इसलिए घर के खाने की प्रशंसा करके उन्हें प्रभावित करने के लिए घर पर बुलाया था। क्या इज्जत रह जाएगी उनके सामने। उसने गुस्से में प्रिया से कहा, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो कि 10 लोगों का खाना देख लो। प्रिया ने भी चिल्ला कर कहा, तुम मुझे अपनी गंवार बीबी जैसी समझने की भूल मत करना, जो मैं तुम्हारे इशारों पर नाचती रहूंगी। रुपेश प्रिया से माफ़ी मांगते हुए सुप्रिया को फिर फ़ोन लगाने लगा। इस बार उसने फ़ोन उठा लिया। वह चिल्लाया, कहाँ हो तुम, दिमाग खराब हो गया है, जो इस तरह खाना आधा बना छोड़कर बिना बताए चली गई। सुप्रिया शांत स्वर में बोली, रूही का जैसे जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया था वैसे ही सेलिब्रेट कर रही हूँ। कल 10 बजे घर पर रहना, आगे की बात तब करेंगे। और उसने फ़ोन काटकर स्विच ऑफ कर दिया। सुप्रिया रूही को लेकर अपनी बड़ी बहन सुमन के यहाँ चली गई। माँ पिताजी के पास जाती तो वो इतने विचलित हो जाते कि वह ठीक से कुछ सोच ही नहीं पाती। घर में जब सब सो गए तब सुप्रिया ने अपनी बहन को सब बातें बताई। फिर बहुत देर तक रोती रही। कब से अपने आप पर नियंत्रण रखा हुआ था। जब वह रोते हुए थक गई तब सुमन उससे प्यार से बोली, अब आराम कर, कल सोचते हैं आगे क्या करना है। लेकिन सुप्रिया की आंखों में नींद कहाँ थी। सुबह नाश्ता करके जब सुप्रिया चलने लगी तब सुमन ने धीरे से पूछा, अब क्या करेगी, कहाँ जाएगी। सुप्रिया ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, कहाँ जाऊंगी, वहीं रहूंगी और रुपेश को सबक सिखाऊंगी। रुपेश को रात को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। आखिरी वक्त पर किसी अच्छे होटल में इतने सारे लोगों की व्यवस्था नहीं हो सकी। मेहमानों की उम्मीद पूरी नहीं हुई तो उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट करने में कोई शर्म नहीं की। रुपेश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। वह प्रिया के साथ सुप्रिया का इंतजार करने लगा था। उसे यकीन था सुप्रिया को वह आसानी से मना लेगा। यह कोई मुश्किल काम नहीं था। सुप्रिया ने जब घर में प्रवेश किया तो दोनों को देखकर उसे कुछ घबराहट हुई, लेकिन दोनों का छल याद कर उसे क्रोध आया। उसने जब कड़े तेवरों के साथ प्रिया से कहा, प्रिया इस वक्त तुम्हारी यहाँ आवश्यकता नहीं है, मुझे अपने पति रुपेश से अकेले में बात करनी है, तो प्रिया भी सहम गई। सुप्रिया का यह रूप देख उसके जाने के बाद सुप्रिया रुपेश से बोली, यह सब कब से चल रहा है, अनजान बनने का नाटक मत करना, मैं समझ गई हूँ तुम्हारा प्रिया के साथ क्या रिश्ता है। रुपेश मुस्कुराते हुए आवाज में मिश्री घोलते हुए बोला, जाने मन तुम न जाने क्या समझ रही हो। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, इसलिए तुमसे शादी की थी। मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वही बताने उसके घर गया था। सुप्रिया ने कहा, कितना झूठ बोलोगे रुपेश, वह तुम्हारे ऑफिस में काम करती है,
यह बात बताने के लिए उसके घर जाने की क्या आवश्यकता थी। यहाँ आने से पहले मैं प्रिया के घर गई थी। वहाँ मैंने चौकीदार को धमका कर जब प्रवेश द्वार पर रखे रजिस्टर को देखा तो तुम्हारा नाम अक्सर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक वहाँ नामांकित था। तुमने इस तथ्य को रजिस्टर में छुपाने की कोशिश भी नहीं की थी। तुम्हें लगा बेवकूफ़ औरत सारा दिन घर गृहस्थी में लगी रहती है, उसे क्या पता चलेगा कभी। तब रुपेश गुस्से में बोला, तुम मेरी जासूसी कर रही थी, तुम अपने आप को समझती क्या हो। सुप्रिया रुपेश को घूरते हुए बोली, बहुत खूब, तुम कुछ भी करो, धोखा दो और मैं सत्य पता करूं तो जासूसी क्यों की। हाँ की जासूसी। अब तुम स्पष्टीकरण देना चाहो तो दे सकते हो, क्यों किया तुमने ऐसा। नहीं तो मेरा निर्णय सुन लो। रुपेश हड़बड़ा कर बोला, सुनो मेरी बात सुनो प्लीज़, कुछ भी निर्णय लेने से पहले सुन लो। मैं कॉलेज में ही प्रिया को चाहने लगा था, लेकिन वह शादी नहीं करना चाहती थी। दूसरे, उसको मम्मी पापा ने भी स्वीकार नहीं किया। जब वे उससे मिले तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह तो न हमारी जाति की है और न ही उसका पहनावा और रहन सहन उन्हें रास आया। अगर मैंने उससे शादी की तो पापा मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे। सुप्रिया ने कहा, तो तुम उससे शादी के बाद भी मिलते रहे, लेकिन छुप छुप कर जब पापा की डेथ हो गई तो उसे खुलेआम अपने ऑफिस में नौकरी दे दी और अपने घर के पास फ्लैट दिलवा दिया। रुपेश ने कहा, तो क्या करता, उन्होंने चेतावनी दी थी, अगर मैं उसके साथ नज़र भी आया तो वो सारी जायदाद का ट्रस्ट बना देंगे। सुप्रिया ने कहा, तुम कितने खुदगर्ज इंसान हो। अगर प्रिया से सचमुच इतना प्यार करते थे तो सब कुछ कुर्बान कर देते, या फिर तुम और प्रिया मिलकर मम्मी पापा को विश्वास दिलाते, उनके लिए अपने आप को बदल लेते। तुमने बस अपने बारे में सोचा और पग पग पर सबको धोखा दिया। खैर, मैंने निर्णय ले लिया है, अब हमारे मध्य कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तुम जब चाहो तलाक के कागजात तैयार करवा लेना। तुम जाओगी कहाँ। मैं कहाँ जाऊँगी, यहीं रहूँगी। पापा जी ने इस मकान में आधा हिस्सा मेरे नाम कर रखा है। मैं ग्राउंड फ्लोर लूँगी और इस बड़े से हॉल को रेस्टोरेंट बनाऊँगी, जिसका नाम होगा सुप्रिया की रसोई। जिसको भी घर का बना पौष्टिक खाना चाहिए होगा वो यहाँ पर खाने आएगा। बुजुर्गों के लिए खास सुविधाएं दूंगी। लेकिन मैं यह सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ। रुपेश गुस्से से उसकी ओर लपकते हुए चीखा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। वैसे भी इतनी बड़ी हवेली टाइप घर की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। मैं इसे तोड़कर यहाँ बहुत ऊंची बिल्डिंग का निर्माण करूँगा, जिसके सारे फ्लैट्स बेचूंगा और सबसे ऊपर एक पेंट हाउस रखूँगा जहाँ हम रहेंगे। सुप्रिया ने कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकोगे क्योंकि मैं दस्तखत नहीं करूँगी। देखो सुप्रिया, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं प्रिया से भी सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। सुप्रिया ने कहा, प्रिया से शादी कर लो, अपने प्यार को मंजिल दो, किसी रिश्ते को तो ईमानदारी से निभाओ। सुप्रिया ऊपर चली गई कमरे में से अपना सामान लाने। रुपेश इन 3-4 साल में यह समझ गया था कि प्रिया के साथ 2-3 घंटे में मस्ती में बिताना और बात है, लेकिन हर समय उसके साथ रहकर गृहस्थी बसाना बहुत कठिन है। वह हारे हुए इंसान की तरह बैठा वहीं पछताता रहा। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, आप मुझे अपनी राय कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।